हेलो, वेलकम ऑन स्कूल ऑफ एडवांस केमिस्ट्री। तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का थर्मोडायनामिक्स है। और थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम थर्मोडायनामिक्स में बात कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स किस चीज़ के लिए स्टडी है? हम लोगों ने वर्क की बात की थी। वर्क में हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे से डिस्कस करेंगे। हम लोग आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे और दूसरे प्रोसेस में वर्क निकालेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पे आइसोथर्मल, एडिएप्टिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों का क्या टॉपिक जो है वो क्या है? थर्मोडायनामिक्स का ही है। तो थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। अब देखो, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या? हम लोगों ने वर्क पढ़ा था। क्या कि जो वर्क होता है, वर्क के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था? हम लोगों ने किया था DW, वर्क डन इन एनी प्रोसेस इज माइनस P एक्सटर्नल DV। ये था किसके लिए? वर्क डन इन एनी प्रोसेस that may be reversible or irreversible process, irrespective of how the work is done, dw is equal to minus p external dv। ठीक है, ये वर्क डन, ये क्या है? ये सारे प्रोसेस के लिए क्या है? कोई भी प्रोसेस होगा, वर्क डन फॉर अ प्रोसेस इज dw is equal to minus p external dv। फिर हम लोगों ने देखो, ये चीज़ हम लोग लास्ट क्लास पे डिस्कस कर चुके। क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब हम लोगों ने प्रोसेस देखा था और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा था, इन दोनों में फ़र्क क्या था? जब हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा था तो रिवर्सिबल प्रोसेस देखो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का तरीका था क्या? जब रिवर्सिबल एक प्रोसेस हो रहा था तो P वर्सेस B, हम लोग अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर आ रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप में वर्क किया और हम लोग फाइनल जो हमारी स्टेट है उसमें इनफाइनाइट स्टेप में होते हुए इस फाइनल स्टेट तक आए। ये कैसा था? किसके लिए था? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फाइनाइट स्टेप। क्या होता है? फाइनाइट स्टेप, कि हमारे जो नंबर हैं वो फिक्स हैं। अगर हमारी इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, तो हम अगर हम वन स्टेप प्रोसेस की बात करें तो हम डायरेक्ट इस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, हमने इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में P वर्सेस V काम किया। और ये क्या? ये जो P एक्सटर्नल था हमारा, ये क्या था? P एक्सटर्नल था। हमने इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में वर्क किया। तो ये हमारे लिए कैसा प्रोसेस था? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हम वर्क की बात करेंगे, कोई भी अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, एक हमने यूनिवर्सल फार्मूले की बात करते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू DW माइनस P एक्सटर्नल DV। ये वर्क डन इन एनी प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा था तब इसके लिए W इज इक्वल टू क्या था? W इज इक्वल टू था माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ये किसके लिए था? ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये हम लोगों ने फॉर्मुलेटेड किया था रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क डन इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था क्या था? एक ही कांस्टेंट प्रेशर था, उसे हम लोगों ने क्या किया था? इंटीग्रेट करना था। तो ये माइनस P एक्सटर्नल और ये क्या था? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये हम लोग लास्ट क्लास तक कर चुके थे। हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, कि इनके जो एक्सपेंशन, कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया हुआ था। तो अगर किसी को इस चीज़ में कोई डाउट हो तो वो लास्ट क्लास को एक बार वापस से रिपीट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अभी इस क्लास पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे? ये हमारे लिए आज का टॉपिक है। क्या? अभी हम लोग बात करेंगे, देखो अभी हम लोग रिवर्सिबल, देखो प्रोसेस देखा। प्रोसेस कौन कौन से देखे? आइसोथर्मल प्रोसेस देखा, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी एडिएप्टिक प्रोसेस की बात कर चुके हैं। किसकी? एडिएप्टिक प्रोसेस की भी बात कर चुके हैं। ये दोनों प्रोसेस की बात, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, क्या है? आइसोबेरिक प्रोसेस की बात कर चुके हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस की। ये कैसे हैं? ये हमारे 4 प्रोसेस थे। ये 4 हमारे कैसे हैं? ये 4 प्रोसेस हैं। अब हम इन चारों प्रोसेस में क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? हम चारों प्रोसेस में हम लोग वर्क की बात करेंगे, हम लोग हीट की बात करेंगे, हम लोग इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, हम लोग चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे। हम ये चारों प्रोसेस में क्या करेंगे? इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस, एडिएप्टिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इन सब के लिए हमें पता है कंडीशन क्या होता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर शुड बी 0
और अगर एडियाप्टिक प्रोसेस की बात करते हैं तो चेंज इन हीट in between system and surrounding should be 0, and if this is isobaric process then dp should be 0, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, dv 0 होना चाहिए। ये इन प्रोसेस के लिए हम क्या क्या देखेंगे, dq हम देखेंगे, हम देखेंगे वर्क, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक जो चीज़ हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि वर्क, हीट और चेंज इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, तो क्या हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम थर्मोडायनामिक्स में किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम की। तो क्या चीज़ है, सिस्टम है और सराउंडिंग है ना, जो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम एंड रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग। ठीक, तो इस चीज़ की बात करते हैं, और हमने हमेशा बात किया है कि सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में मैटर है, कोई भी मैटर होगा, है ना। और अगर हम लोग अभी जो थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग गैसेस सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंशन करना है या कंप्रेशन करना है, हमें क्या हीट से वर्क को कन्वर्ट करना है, तो वो पॉसिबल है गैस के साथ, क्योंकि उसमें एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो जो हमारे सिस्टम है, देखो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है। ठीक, ये सिस्टम है, इसका मतलब इसमें क्या है, गैस है। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें गैस है। ठीक है, इसमें गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से रैंडमली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस सिस्टम में, मोशन में, रैंडम मोशन में। ठीक है, ये गैस के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, या अगर एटॉमिक गैस है तो एटम है गैस के। ठीक, अब देखो अगर हम इनकी बात करें, इस सिस्टम की इन गैसेस मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की बात करें, तो देखो इनके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। हम लोग बात करते हैं कोई भी सिस्टम इज अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसमें बल्क में क्या है, मैटर है, मैटर इसमें गैस फॉर्म में है, तो हम बात करते हैं तो देखो सबके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहे हैं। तो इनके पास अगर हम इसके टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें इस सिस्टम के, तो इस सिस्टम में ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी। क्या होगा, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स और एटम्स के पास क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और साथ में अगर इनके बीच में, इनमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, इनके बीच कोई इंटरेक्शन है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इनके बीच क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कि नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब रोटेट कर रहे होंगे, रोटेशनल एनर्जी होगी। क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी। अगर गैस हमारी डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक मतलब पॉली एटॉमिक है, अगर एटॉमिक नहीं हो, मोनो एटॉमिक ना होगे, पॉली एटॉमिक है, तब उसमें वाइब्रेशंस भी हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि वाइब्रेशन मोशन क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, है ना, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। क्या, अगर हमने कहा कि हमारी गैस पॉली एटॉमिक है, वो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक कुछ भी हो सकती है, तो उसमें क्या हो रहे होंगे, वाइब्रेशंस हो रहे होंगे उनमें, तो वाइब्रेशनल मोशन भी होगी, है ना। क्या, ट्रांसलेशनल, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और अगर एटम है तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की, है ना। उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस हैं, तो ये न्यूक्लियस, है ना। तो ऐसी बहुत सारी, ऐसी कई सारी एनर्जी इस गैसेस सिस्टम में है। तो हर एक गैसेस सिस्टम की, अगर हम हर एक गैसेस सिस्टम की बात करते हैं, हर एक गैसेस सिस्टम जिसकी टोटल एनर्जी हम एक ही बात कर रहे हैं, कुछ अमाउंट की एनर्जी रखता है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है सिस्टम में, वो ट्रांसलेशनल, पोटेंशियल, काइनेटिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियस एनर्जी ना, इन सारी एनर्जियों में रहती है।
ठीक, तो अभी हमने क्या कहा, अगर हम एक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, हम एक सिस्टम को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो कोई भी सिस्टम में एनर्जी कितनी होगी, कोई एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी होगी जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को मेजर करें, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्म हैं, हम इनको मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने क्या कहा, अगर हमारा ये सिस्टम है, ये क्या है, ये सिस्टम है, ये किसी स्टेट 1 में है, ये क्या है, किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी टाइम पर किसी भी अगर हम इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर देंगे तो हम कहेंगे ये सिस्टम 1 है, सिस्टम स्टेट 1 में है और उसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, E1 है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? एक सिस्टम है, सिस्टम में कुछ एसोसिएटेड, किसी भी सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी होगी जिसे इंटरनल एनर्जी का नाम देंगे, और कोई भी सिस्टम की हमने एक किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में इंटरनल एनर्जी को स्पेसिफाई कर दिया कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसे एनर्जी क्या है, एनर्जी जो, अगर हम एनर्जी की बात करें, ये कंजर्व है, इसे ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन उसका डिस्टॉर्शन, और अगर हम बात करें उसको डिस्टॉर्ट करना, उसको क्रिएट करना, ये इम्पॉसिबल है। तो एनर्जी कैसी है? एनर्जी कंजर्व है। पहली चीज़, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी कंजर्व है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो उसको ना तो क्रिएट कर सकेंगे, ना डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक, अब देखो, यही जो सिस्टम हमारा था, यही जो हमारे पास हमारा जो सिस्टम था, देखो ये सिस्टम था, ये क्या था, ये सिस्टम था। हमने इस सिस्टम की, जिसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, हमने इसे क्या किया, हमने इसे सराउंडिंग से इसे हमने Q हीट दे दी। हमने क्या किया, ये सिस्टम है, ये क्या है, ये सिस्टम है, ये क्या है, बाकी क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग। हमने इस सिस्टम को हीट दी, और कितनी हीट दी, हमने उस हीट के लिए बोला कि हमने इस सिस्टम को Q हीट दी। हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने इस सिस्टम को एनर्जी दी, जिसकी पहले से इंटरनल एनर्जी E1 थी, हमने स्टेट डिफाइन किया था। ठीक, इसकी एनर्जी कितनी थी, E1। हमने इस सिस्टम को एनर्जी दी, और वो क्या, अब ये एनर्जी क्या करेगा, ये हीट क्या करेगा, ये हीट को तो अब डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, ये क्या करेगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, ये इसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमने कोई भी एनर्जी दी, कोई भी एनर्जी इस सिस्टम में आकर क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अब इस सिस्टम की नई एनर्जी E1 प्लस Q है। क्या है, इस सिस्टम की अब नई इंटरनल एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस Q। अब एक चीज हम और भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, हम इस सिस्टम पर, जो हमारा सिस्टम था, हम इस सिस्टम को कंप्रेस करें। क्या करें, सिस्टम को कंप्रेस करें। अगर हम इस सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, सिस्टम को कंप्रेस करने का मतलब हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि वर्क डन ऑन सिस्टम। क्या होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जो हमने वर्क किया, वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमने जो वर्क किया वो सिस्टम में क्या करेगा, सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन ऑन सिस्टम, क्योंकि हमने सिस्टम को कंप्रेस किया, सिस्टम पर वर्क किया, तो क्या हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा। और अब सिस्टम की नई इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 प्लस Q। और अगर इस सिस्टम पर हमने W वर्क किया, हमने उस W को डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन सिस्टम इज W। तो अब सिस्टम क्या हो गया, अब इस सिस्टम को हमने यहाँ पे रोक दिया, और हमने अब इस टाइम इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो E1 प्लस Q प्लस W है।
और हम कोई भी फॉर्म का, अगर कोई भी फॉर्म हम एनर्जी की इस सिस्टम को देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में इस तरह से स्टोर हो गई। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ये सिस्टम हमारा किसी एक नई स्टेट में आ गया जिसे स्टेट 2 बोला, और हम जब इस टाइम अगर इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो उसे डिफाइन करेंगे कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E2 है। पर वो E2 किसके बराबर है, वो E2 किसके बराबर है, उस E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। हमारे लिए E2 मेजर करना और E1 मेजर करना इम्पॉसिबल, हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन E2 माइनस E1, दिस इज डेल्टा E, दिस इज डेल्टा E, डेल्टा E इज इक्वल टू dq प्लस W। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी इज कंजर्व, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करेंगे इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो हमने क्या लिखा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, एक फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम छोटे चेंज की बात करें, स्मॉल चेंज की बात करें, तो हम इसे क्या लिखेंगे, DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है, ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी will equal to change in heat given to the system और work done on system। ये क्या है, ये वर्क है, ये क्या है, हीट है, और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब देखो एक चीज और हो सकती थी, क्या हो सकती थी, हमने इसकी बात की, तो हमेशा एक चीज याद रखना, हम सिस्टम की डेफिनेशन ही यही देते हैं कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, सिस्टम को। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है, इस सिस्टम को हमने माना, ये सिस्टम हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है। ये क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, एग्जाम्पल मतलब वेपर है या वाटर है, हम कुछ भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। और सराउंडिंग हमारी क्या है, सराउंडिंग हमारी नॉर्मल टेम्परेचर है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने उसे रख दिया। तब ऐसे टाइम में क्या होगा, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ऐसे टाइम क्या होगा, अगर टेम्परेचर सिस्टम का ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा। अब ऑब्जर्व किसे करना है, ऑब्जर्व सराउंडिंग को तो करना नहीं है, ऑब्जर्वेशन किसकी है, सिस्टम की। अब हम जब भी सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा, हमें दिखेगा उसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों, क्योंकि उस सिस्टम ने कुछ एनर्जी कहां पर ट्रांसफर कर दी, सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दी। अगर ऐसे ही हम वर्क की बात करेंगे, वर्क डन ऑन सिस्टम और वर्क डन बाय सिस्टम। अब देखो अगर वर्क डन बाय सिस्टम होता, अभी हमने वर्क डन ऑन सिस्टम की बात की, उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। अगर हम वर्क डन वाई सिस्टम की बात करते तो क्या होता, सिस्टम वर्क करता, सिस्टम वर्क कहाँ से करता, अपनी एनर्जी से करता, और वो एनर्जी कंज्यूम करता वर्क करने में। अगर सिस्टम एनर्जी कंज्यूम करता वर्क करने में, तो हम किसे ऑब्जर्व करते, हमें सराउंडिंग को तो ऑब्जर्व करना नहीं जिस पर वर्क किया गया। वर्क किससे हुआ, सिस्टम से, सिस्टम ने एनर्जी कंज्यूम की, और सिस्टम ने अगर एनर्जी कंज्यूम की तो हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे जो ऑब्जर्वेशन हमारी रहेगी वो क्या रहेगी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो गई। तो हमेशा क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीज याद, साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, देखो पहली चीज Q, हम हीट के लिए बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम हीट के लिए बात कर रहे हैं। हीट विल हैव पॉजिटिव साइन और मे हैव नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन कब होगा, जब हमें इंक्रीमेंट दिखेगा। इंक्रीमेंट कब दिखेगा, हीट गिवन टू द सिस्टम। क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम है, और सिस्टम को हीट देंगे तब हमें क्या दिखेगा, उसमें इंक्रीमेंट दिखेगा, इसलिए ये पॉजिटिव है।
और नेगेटिव की बात करेंगे तो हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। क्या है? फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम, हमारी सराउंडिंग ने सिस्टम से एनर्जी ली। तो ये साइन कन्वेंशन है क्या कि अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि वो इंक्रीमेंट कर रहा है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, और अगर नेगेटिव है तो हम उसको अगर हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम है तो हम उसे नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कम किया। इज इट क्लियर? तो हमने इसकी बात की। अब हम वर्क की बात करेंगे। पहली चीज, हम जब वर्क की बात करेंगे तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि हमें वर्क के साइन कन्वेंशन की याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्क का साइन क्या होगा। ऑलवेज देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पहली क्लास में देखा था dW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। तो जब इसको हम क्या करेंगे, या तो इस फॉर्म में करोगे या इस फॉर्म में करोगे। फॉर एग्जांपल हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। देखो माइनस पी एक्सटर्नल V2 V1, इफ देयर इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब सिस्टम एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने का मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। इफ V2 is greater than V1, then V2 minus V1 will be positive. If V2 minus V1 is positive, then work done by system, work will be minus P external. This is only the minus sign. Minus P external, V2 minus V1 is positive. Overall, it will be negative. This is indicating that there is a work done by system. तो हमें साइन की कोई साइन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखना है अगर वर्क नेगेटिव में आया तो देखो मैं लिख दे रहा हूं। एक्चुअली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इस चीज के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, वर्क के लिए नहीं रखेंगे। तो क्या है, वर्क अगर पॉजिटिव है, वर्क अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्क डन ऑन सिस्टम। क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो हम वर्क की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, पहली चीज हमें वर्क के लिए बात करना है। हमें किसके लिए बात करना है, वर्क के लिए। हमें पहला वर्क कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कितने बताए, हमने कहा कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। सेकंड हम लोग किसकी बात कर सकते थे, हम लोग एडिएप्टिक प्रोसेस की बात कर सकते थे। हम लोग क्या बात कर सकते थे, एडिएप्टिक प्रोसेस के लिए बात कर सकते थे। और थर्ड अगर हमसे पूछा जाए हम आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए बात कर सकते थे। हम किसके लिए बात कर सकते थे, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए बात कर सकते थे। हम किसके लिए बात कर सकते थे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बात कर सकते थे। ठीक, ये चार प्रोसेस है। क्या चीज है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब dt इज इक्वल टू 0। आइसो एडिएप्टिक प्रोसेस मतलब dq इज इक्वल टू 0। और अगर हम आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करें dp इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो इसका ग्राफ देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं और कुछ समझने का ट्राई करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पीवी वर्क की बात कर रहे हैं, P वर्सेस V। हमारे सिस्टम की इनिशियल स्टेट ये है, ये किसी भी स्टेट में है। ये क्या है, ये किसी भी स्टेट में है। ये कहाँ पे है, ये P1 में है, ये सिस्टम V1 में, ए स्टेट में। अब क्या देखना है, अब हमने क्या देखा, अगर हम इस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो P वर्सेस V आइसोथर्मल हमें कैसा दिखता है, P वर्सेस आइसोथर्मल हमें किस तरह से दिखता है, इस तरह से। तो हम लोग यहां से A टू V चले जाएंगे, A टू V चले जाएंगे। अगर हम एक्सपेंशन, हम लोग अभी क्या यहाँ पे किस तरह के वर्क दिखा रहे हैं, एक्सपेंशन दिखा रहे हैं। हम कोई भी दिखा सकते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन की ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये क्या एक्सपेंशन है, A टू V आए हम, और ये कैसा है, यहां पर इस पूरे ग्राफ पर
टेम्परेचर सेम है, D2 0 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये ऐसा प्रोसेस आइसोथर्मल है। क्या है? आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम एडिएप्टिक प्रोसेस की बात करेंगे, हम अगर एडिएप्टिक प्रोसेस की अगर बात कर रहे होंगे, एडिएप्टिक प्रोसेस का मतलब, अब देखो आइसोथर्मल, देखो चीजें कैसे समझना है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ये सिस्टम, ये हमारा क्या है, ये सिस्टम है, सिस्टम एक्सपेंड करे, ठीक, सिस्टम एक्सपेंड करे। अभी इसका वॉल्यूम V1 है, अब V1 से हम इसका V2 वॉल्यूम करें, अगर हम इसका V2 वॉल्यूम करें, देखो हमें इस सिस्टम को यहां से ले जाकर, इस सिस्टम को यहां से ले जाके कहां पर, यहां तक एक्सपेंड कराना है, हमें यहां तक एक्सपेंड कराना है। तब क्या करना, तब वर्क डन बाय सिस्टम होगा, इस सिस्टम को एक्सपेंड करना पड़ेगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा। अब वर्क डन बाय सिस्टम, देखो यहां पर ये क्या है, वर्क, ये क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई। अगर इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ T एंड V, मैंने बताया था पहले के लेक्चर्स में। तो सिस्टम, अब सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर सिस्टम की सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम हुई तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब सिस्टम का टेम्परेचर कम होने का मतलब, अब ये A to B आइसोथर्मल नहीं रहा। अब इसको आइसोथर्मल करने के लिए हमने क्या किया, सराउंडिंग से हीट ली ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस सिस्टम से, इस सराउंडिंग से, इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए क्यों हीट ली होगी। क्लियर है? तभी ये आइसोथर्मल रहा और इस तरह से रहा। और एक चीज, अगर हम P वर्सेस B ग्राफ की बात करते हैं तो ये अगर आइसोथर्मल ग्राफ है, ये आइसोथर्मल ग्राफ है, तो यहां से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां से नीचे आने पर टेम्परेचर कम हो रहा होगा। अगर हमारा सिस्टम, यही सिस्टम हमारा अगर इनिशियल स्टेट A में होता और हमें एडिएप्टिक प्रोसेस करना होता, एडिएप्टिक एक्सपेंशन करना होता, तो एडिएप्टिक एक्सपेंशन का मतलब dq इज इक्वल टू 0। अगर dq इज इक्वल टू 0 है, अगर चेंज इन हीट, एक्सचेंज इन हीट बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इज 0, मतलब ऐसे प्रोसेस, जो प्रोसेस करा रहे हैं, इसमें हम हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। अब सिस्टम तो देखो वापस से हुआ, इनिशियल स्टेट इज V1, फाइनल स्टेट इज V2। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए हमारा सिस्टम वर्क करेगा, और सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हमें इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल स्टेट से ये कहीं यहां पे आना। तो देखो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो ये वाला जो है ये किसको दिखाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रोसेस कैसा है, एडिएप्टिक प्रोसेस है। कैसा है ये प्रोसेस, एडिएप्टिक है। अब दो प्रोसेस की बात कर चुके हैं, आइसोथर्मल की बात कर चुके हैं, एडिएप्टिक की बात कर रहे हैं। अब आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करेंगे। जैसे हम आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, dP इज इक्वल टू 0, यानी थ्रू आउट प्रोसेस क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। थ्रू आउट क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज, अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम को बदल देंगे। देखो यहां पे मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं, ये देखो, अब हमारी इनिशियल स्टेट ये है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ा देना है किसी भी स्टेट तक। तो ये हमें क्या बताएगा, ये ग्राफ बता रहा है ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। ये कैसा है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक क्यों है, क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहा। अब आते हैं इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या है, वॉल्यूम शुड बी, चेंज इन वॉल्यूम शुड बी 0। तो वॉल्यूम शुड बी इन 0, इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, तो देखो
तो ये हमारा वॉल्यूम पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। ऐसे प्रोसेस को क्या लिखेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस हैं, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, और ये किस तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट करे जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, P वर्सेस B, ये ग्राफ है, इनमें से A प्रोसेस, B, C, D, इनमें बताओ कि A कौन सा प्रोसेस है, B कौन सा प्रोसेस है, C प्रोसेस कौन सा है, D प्रोसेस कौन सा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या, कि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाप्टिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा तो ये एडियाप्टिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोबेरिक में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, और इस तरह से हमारे प्रोसेस हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेस कंपैरिजन था। ठीक है, तो आज का अभी हम लोग का ये लेक्चर यहाँ तक रहेगा। इसके बाद हम लोग जो करेंगे, अब हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे दूसरे प्रोसेस में। ओके, थैंक यू।